will take up this question. It is question number 21, page 63. This page 63. Wait. Sir, a time-dependent magnetic field is produced in a circular region of space, which is infinitely long and radius r. Okay. तो magnetic field कितना दिया हुआ है? Electric field पूछ रहा है. Try to understand. In a circular region of radius कितना? Capital R. Circular region of radius capital R. इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है. मैग्नेटिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करता है? ऐसे करके इनफाइनाइटली लॉन्ग. ऐसे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, which is function of time dt. Okay, we need to find out the electric field for r greater than r. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे सोलेनॉइड का था. इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन. ओके, जैसे सोलेनॉइड के लिए था. तो हमें r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये मान लेते हैं ये रेडियस r का एक सर्कुलर लूप है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. यहां मान लीजिए पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. बताइए क्या इक्वेशन रहेगी? इक्वेशन होगी for r greater than capital R E dot dl होगा टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है चूंकि होगा सरफेस इंटीग्रल डेवर बाय डेवर t डॉट ds. ये रहेगा. अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर कहा गया है कि r डिस्टेंस पर निकालिए आप. r डिस्टेंस पर कहां, बाहर या अंदर? बाहर 2πr. ये मैंने एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया, गलत था ये. इसका टाइम डेरिवेटिव चाहिए माइनस सरफेस इंटीग्रल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस इज b नॉट बस है ना, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन होकर 1 हो जाएगा. डॉट ds z कैप डॉट ds. अब ये जो आप लूप देख रहे हैं ना, ये वाला जो सर्कुलर लूप मैंने इसके अराउंड बनाया है यहाँ पे, तो दोबारा बनाता हूँ. इट इज नॉट कन्विंसिंग. मान लिया ऐसे कोई लूप है इसके अराउंड. ओके, तो इस पॉइंट P पर हमें r डिस्टेंस पर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो r डिस्टेंस पर ओके इसका नॉर्मल किधर है? जो ग्रीन लूप है इसका नॉर्मल ऊपर ही होगा. नॉर्मल ऊपर होगा. ओके, तो नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल होगा इसका ds z कैप. नॉर्मल ऊपर होगा. कितना आएगा? ये b नॉट कांस्टेंट है. इस लूप का एरिया कितना है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में, कितने रेडियस में से गुजर रहा है? ओनली कैपिटल R. सो कितना आएगा बताओ? It would be E into 2πr equals to minus B naught. It would be pi capital R square. So what is the electric field? Electric field would be, ठीक है, minus B naught R square by B naught R square by 2R. डायरेक्शन बताओ क्या होगी? ये डायरेक्शन Z है. मैग्नेटिक फील्ड जिसमें लगा हुआ है वो Z है. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंड्यूस करंट का हो आप, कैसे होगी? ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा या नहीं? इंड्यूस करंट या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लिखा जाएगा यहाँ पर? पाई कैप. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अलोंग पाई कैप. क्यों हुआ पाई? क्यों आ रहा है ये माइनस अपने आप? टेल मी व्हाई दिस माइनस इज कमिंग इटसेल्फ. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग माइनस पाई कैप. सॉरी, इट इज अलोंग माइनस पाई कैप. व्हाई? देखते हैं जरा एक बार और एनालिसिस कर रहा हूं मैं लास्ट टाइम, फिर आप अपने आप समझिए. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है माइनस पाई आ रहा है. माइनस पाई कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक इट इज क्लॉकवाइज. दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. मैं एक बार बता रहा हूं बस, एक बार हो है ना. ये क्लॉकवाइज कैसे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट.
मैंने आपसे कहा था आपको चेक करना होता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है डायरेक्शन ऑफ व्हाट इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं वो मैं तरीका आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। आपको चेक करना होता है कि फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है लूप में से घट रहा है, बताइए क्या हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप बताइए मुझे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, ये जो देख रहे हो आप यहाँ बढ़ रहा है। तो फ्लक्स थ्रू द लूप विल इंक्रीज विद टाइम और डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम आई इंड्यूस्ड would try to decrease it or increase it, would decrease try to decrease it, would try to decrease it Lentz's law के according I induce will try to decrease it, okay। decrease करने के लिए B induce की तरह आना चाहिए, it should be same as the B applied or B same in the direction of B applied or opposite to B applied, B induce की तरह आना चाहिए down या opposite opposite to B applied, opposite होने का मतलब है B induce को down आना चाहिए या up आना चाहिए, down डाउन। प्रेजेंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बी इंड्यूस को डाउन आना चाहिए। जब बी इंड्यूस डाउन आएगा उसके लिए करंट कैसे फ्लो होना चाहिए बताओ। जैसा मैंने एरो लगाया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है क्लॉकवाइज। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो व्हिच आंसर इज करेक्ट टेल मी, प्लस या माइनस, माइनस रहेगा आर क्या रहेगा डी आंसर, नहीं डी आंसर। ये थीटा कैप की जगह क्या इस्तेमाल, मतलब हमने जो फाई कैप लिखा है उसको वो क्या लिख रहा है एक्चुअली थीटा कैप, ओके। तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं है ना, तो डी ऑप्शन क्लियरली करेक्ट है। ओके, इसमें लिखा है एक लार्ज कॉइल है जिसमें इतनी करंट है और एक स्मॉल कॉइल है जो उसके सेंटर पर प्लेस की गई है, such that coils are concentric, उनके सेंटर एक ही जगह पर है, and coplanar, try to understand। एक सर्कुलर कॉइल है बिगर, एक सर्कुलर कॉइल है बिगर, कितनी रेडियस है उसकी कैपिटल आर, उसके सेंटर पर एक छोटी कॉइल रखी गई है which has radius small r, ये छोटी कॉइल है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक, ओके। दैट कॉइल का कॉन्सेंट्रिक इंड्यूस ईएमएफ इन द स्मॉल कॉइल। अब ये बताइए हमारे करंट दी हुई है, इसको हम लार्ज कॉइल में मानेंगे या स्मॉल में, मैंने आपको कहा बताई थी शायद आपको ये बात पहले भी। वी शुड कंसीडर दिस करंट इन द लार्ज कॉइल और द स्मॉल कॉइल, वी शुड ऑलवेज कंसीडर द करंट इन द लार्ज। तो मान लिया लार्जर में जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट है वो है आई और जो टाइम का फंक्शन है, ओके। तो अब देखते हैं ईएमएफ। अब बताइएगा फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट करंट है इसलिए हम फ्लक्स वाला मेथड लगाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है b इंटू पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर कॉइल से जो करंट आएगी वो क्या होगी b इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। ये समझ पा रहे हैं b कितना होगा, b किसका लगेगा, लार्जर का या स्मॉलर का, लार्जर का कितना होता है b म्यू नॉट आई ओवर 2 r, यहाँ रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2r इंटू आई टी फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, EMF induced in a smaller I smaller, EMF smaller क्या होगा माइनस डी पाई बाई डी टी माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2r आई नॉट ओमेगा, क्या बन जाएगा ये cos ओमेगा टी, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये ईएमएफ आया। और करंट क्या है, करंट जो है लार्जर में, आई जो है लार्जर में वो क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता कर रहा है ये जो cos ओमेगा टी आ रहा है यहाँ पर माइनस के साथ और यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी आ रहा है उनमें कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना वही। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल लीड इन द फेज और लैग इन द फेज और इट इज द सेम फेज और लैग इन द फेज। लैग इन द फेज एक तो है पाई बाई 2 और एक है लैग इन द फेज बाय पाई, दो है लैग, ओके। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम जो स्मॉलर का ईएमएफ है उसको ना साइन की फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। ईएमएफ ऑफ स्मॉलर वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ साइन।
करना जरा, या मैं पहले बता देता हूँ आपको। माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ क्या या नहीं? बोलो। कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है नहीं? अब माइनस साइन को आप जोड़ करो, क्या बन गया? साइन ओमेगा टी माइनस 90। समझ रहे हैं आप या नहीं? तो ईएमएफ का फेज कैसा है? ईएमएफ ऑफ स्मॉलर जो है उसका फेज किस जैसा है? उसका जो फेज है वो है साइन ओमेगा टी माइनस 90 जैसा। ओके, और करंट जो है लार्जर कॉइल में उसका फेज कैसा है? साइन ओमेगा टी जैसा। सो हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग? टेल मी, हु इज लीडिंग? लीडिंग या लैगिंग? ईएमएफ, ईएमएफ पूछा है, ईएमएफ लैग कर, लैग बाय फेज 90 लैग द करंट इन फेज बाय लार्ज कॉइल बाय 5/2। तो अगर आप इंड्यूस करंट में निकालते हैं ना लार्जर कॉइल में, तो सॉरी स्मॉलर कॉइल में, तो उसमें फेज डिफरेंस 90 ही आता, हमेशा फेज डिफरेंस 90 आता है। किसके बीच में? अगर आप जो ये कॉइल है, ये वाली लार्जर वाली, इसमें करंट में और स्मॉलर में 90 का फेज डिफरेंस आता है, ठीक है? ये नेक्स्ट लेते हैं। पेज 63 है। करो जरा इन दोनों को, मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ जी, हुआ? लिखा हुआ कंडक्टिंग लूप ऑफ सरफेस एरिया एस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जब टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है तब ईएमएफ कैसे निकाला जाता है? हाउ डू वी कैलकुलेट ईएमएफ व्हेन वी हैव अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड? तब फॉर्मूला होता है ईएमएफ का ऐसे, माइनस सरफेस इंटीग्रल डेवर b बाय डेवर t डॉट dx, ऐसे होता है। ओके, दूसरा कैसे होता है? ये कह रहा है मूव भी कर रहा है। जब मूविंग वाला होता है तब कैसे होता है? मूविंग वाला जो होता है, मोशनल वाला, वो ये होता है, सॉरी लाइन होता है। ओके, ये तो बताइए विच वुड बी करेक्ट? दोनों है यहाँ पे। एरिया भी तो बदल रहा है टाइम के साथ, एरिया अंडर मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा ना, कांस्टेंट थोड़ी ना है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है, अगर कोई ए ऑप्शन पिक करता है तो उसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन बदल रहा है? कोई चेंजिंग विद टाइम, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, एरिया भी बदलेगा। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आएगा, दोनों तरह के ईएम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, a uniform magnetic field in positive z direction passes through a circular loop of radius 1 centimeter and resistance 1 ohm in xy plane. Field strength is reduced from 10 Tesla to 9 Tesla in 1 second. Charge transferred across any point in the wire is approximately. ये समझ पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है? It is asking about Q, charge transferred, और वो बताया था मैंने change in flux divided by resistance। फिर मैंने बताया था उसको करने के लिए इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स मोड बाय रेजिस्टेंस। ये कहीं किया होगा हमने, मैंने फिर कहा था इसको याद कर लेना सीधे। तो व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड घट गया है 10 से 9 टेस्ला हो गया 1 सेकंड में। तो हमें ये मतलब नहीं कितने टाइम में हुआ, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो फ्लक्स इनिशियल कितना होगा बताइए? इनिशियल फ्लक्स होगा, जैसा लूप है देखते हैं जरा, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में फ्लक्स कितना होता है? सर्कुलर लूप में देखिए फ्लक्स कैसे होगा, मैं लिख रहा हूँ बी आई माइनस बी फाइनल पाई रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात? नहीं। ठीक है, सर्कुलर लूप का एरिया कितना है? बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बी इंटू एरिया, ये है। कितना आएगा चार्ज ट्रांसफर टू अ गिवन पॉइंट? इनिशियल बी कितना है 10, बाद में कितना हो गया 9, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो आप, -4 क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना ओम है? 1 ओम है। कितना चार्ज कूलम में आएगा? आगे आंसर सारा कुछ हमने एमकेएस में रखा है, टेस्ला जो है वो एमकेएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट इज द आंसर? टेल मी।
3.14 A sir. 10 to the power -4 कूलम चार्ज पास होगा उससे, ये आंसर आएगा A. So remember this formula, charge passes through a given point is always change in flux divided by resistance. ओके यहाँ पर जीरो नहीं हुआ बाद में, एक क्वेश्चन हमने डिस्ट्रक्टिव टाइप का ऐसा किया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाद में जीरो हो गया था, क्यों? क्योंकि करंट जीरो हो गया था ड्रॉप करके कट करने से वायर को, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ बाद वाला फ्लक्स जीरो नहीं हुआ. सेम थिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से वही तरीका अपनाना है. A small loop of wire of area A जिसमें नंबर ऑफ टर्न जितने हैं, रेजिस्टेंस इतना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में कैप किया गया है. जब उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया जाता है पूरी तरह, तो कहते हैं इतना चार्ज पास होता है. फिर से क्या फॉर्मूला लगना है? चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस. ओके, अब देखिए फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय रेजिस्टेंस. अब देखिए फाई इनिशियल क्या होगा? फाई इनिशियल होगा नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया NBA. ये समझ पा रहे हो? इनिशियल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से सीधा मल्टीप्लाई होगा नहीं, एक टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा BA, तो n टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा NBA. ओके, फाई फाइनल कितना है? फाइनल फ्लक्स जब पूरी तरह बाहर निकाल लिया है उसको, जीरो. बात समझ में आ रही नहीं? पुट कर दीजिए सबको. तो चार्ज Q इक्वल्स टू NBA by R. What you need to find out? You need to find out the Q नहीं D. मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, we require magnetic field D. तो ये होगा QR by NA. सारे वैल्यूज पुट कर दो. तो मैग्नेटिक फील्ड B would be, चार्ज कितना पास हो रहा है उससे? 2 into 10 to the power -5. How much resistance it has? 20. नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 40. एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर. ये जो आंसर आने वाला है वो टेस्ला में आएगा सीधे. ऑप्शन ए आ रहा है सर. ऑप्शन ए मतलब कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? We require 1 into 10 to the power -3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन ए would be correct. अगर ऐसा कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितने पूरा फुल नहीं किया, आधा लूप अभी भी अंदर है, तो फ्लक्स आधा हो जाता है. It is still from page 63. What this question says? ये कहता है a circular loop made of thin wire has radius 2 cm, resistance 2 ohms. It is placed in a magnetic field perpendicular to it is placed perpendicular to uniform magnetic field. मतलब लूप ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड उसमें से परपेंडिकुलरली ऐसे पास कर रहा है. ओके, ये बी है, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन. और वो मैग्नेटिक फील्ड ना टाइम डिपेंडेंट है, जिसका टाइम डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है, वो घट रहा है टाइम के साथ. ओके, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल चार्ज पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ड्यूरिंग दिस डिके. कितना चार्ज पास होगा उससे? मैंने कहा था आपसे कि चार्ज का जो डिके है, ओके, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता स्पीड क्या है उसकी डिके की. देखो ना, यहाँ पर भी क्या कहा गया था, यहाँ पर ये था, ये कह रहे हैं कि 9 टेस्ला से 10 टेस्ला से 9 टेस्ला कर दिया 1 सेकंड में. अगर वो 10 सेकंड में भी करता ना इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. हमारा आंसर इतना ही आता, क्योंकि जो टोटल चार्ज है ना, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना तेज आप घटा रहे हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्लो घटा रहे हो, इट डजंट मैटर. ओके, तो यहाँ भी क्या है, इसका जो आप डिपेंडेंस देख रहे हो ना एक्सपोनेंशियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. चार्ज पास कितना होगा अभी भी? चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस. ओके, अब ध्यान दीजिए, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल का मोड बाय रेजिस्टेंस. अब देखिए फाई इनिशियल कितना होगा, कैसा लूप है देखते हैं. लूप लग रहा है सर्कुलर, यस. तो बी नॉट ई पावर टी माइनस टी नॉट इंटू पाई. रेडियस को मान ले, आर मत मानो, ए मान लो. रेडियस को क्या मान रहे हैं? 2 सेंटीमीटर. ठीक, अभी बताओ इनिशियल का मतलब क्या होता है जब टाइम डिपेंडेंस दे रखी है तो? एट व्हाट टाइम? टेल मी. इनिशियल का मतलब क्या है? कितने टाइम पर? 0 सेकंड ना. t इक्वल टू 0 सेकंड पर शुरुआत होगी. कितना आएगा आंसर? इनिशियल फ्लक्स कितना पास होगा उससे? एकदम तो 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं. बिल्कुल शुरुआत में इतना फ्लक्स पास होगा. ओके, फाइनल चलते हैं. फाइनल कब होगा भाई? खत्म कब होगा बताइए? खत्म कब होगा? इंफिनिटी पर, क्योंकि कोई और लिमिट दी नहीं है. टाइम t इंफिनिटी. अब बताओ कितना होगा? 0. इट वुड बी 0. तो फाइनल फ्लक्स 0.
मतलब शुरुआत में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी नॉट पाई ए स्क्वायर, और लास्ट में पूरा तरह डिके हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब इनफाइनाइट टाइम तक कितना आंसर आएगा बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1। चार्ज क्यू पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये होगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पुट करो सारी वैल्यू पुट करो। बी नॉट कितना है, बी नॉट का वैल्यू कितना है, 0.01 है इंटू 3.14 इंटू ए का वैल्यू कितना बताओ, ए का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 2, तो बताना जरा चार्ज कितना, 6.28 into 10 to the power -6 माइक्रो कितना, माइक्रो 6.28 -6 कूलम्स, तो माइक्रो में आंसर आ रहा है 6.28। यहाँ क्या भरा जाएगा 6.28, कितने डेसिमल प्लेस तक 2, ठीक ये हो गया। तो चार्ज चेंज लग जाता है, ये बात मतलब सही है। A thin conducting wire is bent into a circular loop of radius r placed in time dependent magnetic field। ऐसे दे देता है, एक सर्कुलर लूप है रेडियस r का, ओके, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, BT होगा फंक्शन टाइम। तो कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलता है जब टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ठीक है, पर ये जरा टाइम डिपेंडेंस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस बी नॉट अल्फा ई पावर माइनस अल्फा टी, ये तो स्टार्ट डिफरेंशिएशन है ना। एरिया कितना, कितने एरिया से पास होगा ये, पाई आर स्क्वायर, कितना ईएमएफ आएगा, विच आंसर इज करेक्ट, बी नॉट अल्फा, दिस आई थिंक ये करेक्ट है, ए प्लस साइन आएगा भाई, सी नहीं होगा आंसर, यहाँ भी तो माइनस है ना, तो एक माइनस यहाँ से आएगा, नेक्स्ट 28 करो, पेज 63 पर ये तो बोलेंगे एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है, ओके, उसका कर्ल 0 होगा या नॉन जीरो, बताइए, नॉन जीरो, इट्स कर्ल मस्ट बी नॉन जीरो। तो ये कैसा फील्ड है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कर्ल नॉन जीरो है, आई थिंक इसका कर्ल तो 0 है, ऑप्शन कर्ल दे रखा है वो 0 है, ओके, और इसमें जो दिख रहा है आपको बी, उसका कर्ल भी क्या है 0 है, ऑप्शन डी में भी कर्ल 0 है, ऑप्शन डी में कर्ल नॉन जीरो आएगा, ये दिख रहा है ना क्लियरली, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन। और अगर ये पूछा जाता था विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो भी डी होगा, या आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन सा, इम्पॉसिबल, डी ऑप्शन इम्पॉसिबल, ठीक 29 page 64 in a region of space a time dependent magnetic field exists, a circular loop of 2 cm and this is the magnetic electric field induced in the loop। देखिए ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, किसी ने वीडियो ऑन किया क्या, ओके, सो इन दिस सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है मान लिया r,
या ए मान लो, आर मान लो, इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है विच इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है इसमें, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां पर, इन द लूप। इन द लूप का मतलब क्या होगा, इन द लूप का मतलब है यहाँ सरफेस पर, यहाँ सरफेस के ऊपर। तो क्या लगेगा फॉर्मूला इन द लूप, आप जानते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या, क्लोज लाइन इंटीग्रल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डी पार्शियल डॉट एरिया, तो ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू माइनस 0.4, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर, इलेक्ट्रिक कितना आएगा लूप में माइनस 0.4 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है भाई 2 सेंटीमीटर, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें पूछ रहा है मिली वोल्ट पर मीटर में, ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये मिली वोल्ट में पूछ रहा है, उसको कैंसिल कर दो तो आंसर आएगा -4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो हमारा आंसर होगा मैग्नीट्यूड would be 4 मिली वोल्ट पर मीटर, मिली वोल्ट पर मीटर। तो आंसर क्या भरा जाएगा यहाँ पर 4। बता सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टेल मी क्विकली। Clockwise. इट वुड बी क्लॉकवाइज, है क्या नहीं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल जो दिखेगा आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, ई का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्लॉकवाइज। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया जाता, इफ B इक्वल्स टू BT इक्वल्स टू V0/T, या ऐसे कह देता है एग्जामिनर 0.4 डिवाइड बाय T, इसी क्वेश्चन में 0 है ना, ऐसे तब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तब होता है एंटी क्लॉकवाइज। व्हाई, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस करना पे पहले है ना वो अपोजिट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी बात है, अगर B जो है टाइम बढ़ने पर, अगर B बढ़ रहा हो तो क्लॉकवाइज, और अगर टाइम बढ़ने पर क्या हो रहा हो, B घट रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। टाइम बढ़ने पर अगर B बढ़ रहा है तो क्लॉकवाइज, और घट रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इंड्यूस करंट। So what this question says, this question says that a freely rotating disc is filled through by an infinite conducting solenoid, superconducting solenoid containing magnetic flux phi. A charge is fixed through the disc at a distance r from the center of the solenoid. If solenoid is heated and loses its magnetic flux in time t, net angular momentum acquired by the disc in this time. हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का डेटा है, हमारे पास चार्ज का डेटा है, हमारे पास रेडियस का डेटा है, 3 डेटा है हमारे पास, और पूछ रहा है नेट एंगुलर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द डिस्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ध्यान दीजिए जरा। अगर फ्लक्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फ्लक्स लूज होगा टाइम के साथ, ये कह रहा है ना वो, फ्लक्स इज लॉस्ट, फ्लक्स लॉस्ट हो गया है, घट गया है ना। ऐसा होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा नहीं, बोलिए किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये भी बता दो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर इंड्यूस। अब ये चार्ज पर फोर्स लगाएगा या नहीं, टाइम बढ़ने पर फ्लक्स लॉस्ट हुआ, लॉस्ट होने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर जो यहाँ इसके साथ अटैच कर दिया गया है, इस पर फोर्स लगाएगा या नहीं, इस पर फोर्स इधर लगाएगा ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, किसकी वजह से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
ओके, अब ये चार्ज पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो चार्ज घूमेगा या नहीं ऐसे? भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेटिंग है ये वाला, तो चार्ज भी रोटेट करेगा या नहीं? ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q विल रोटेट, चार्ज Q घूमेगा। ठीक है, अब चूंकि ये डिस्क पर फिक्स कर दिया गया है, ओके, डिस्क क्या लिखा है, Q इज फिक्स टू द डिस्क, डिस्क पर एकदम फिक्स कर दिया गया, जैसे चिपका देते ना, ग्लू कर दिया गया, ग्लू चिपका दिया वहां। तो जब भाई ये चार्ज रोटेट करेगा तो डिस्क विल रोटेट और नॉट, चार्ज विल रोटेट एंड डिस्क विल आल्सो रोटेट। समझ आए बात? तो अब जब रोटेट करेगी तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं? एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, तो फ्लक्स घटने से वो एंगुलर मोमेंटम एक्वायर करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, या आप देख सकते हैं तो टॉर्क मिल रहा है नहीं, घूमना मतलब टॉर्क मिलना। टॉर्क क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क होता है। इक्वेशन 1 हो गया। टॉर्क कहां से आएगा? आर क्रॉस एफ से। इक्वेशन 2 फोर्स कहां से आएगा? कितना फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक। QE हो गया। 1 2 3 से आपका निकल जाएगा। पहले आपका टास्क क्या है? यू विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल इंड्यूस इलेक्ट्रिकल निकालना है पहले भाई हमें। E डॉट dl इक्वल टू कितने बराबर होता है? जब फ्लक्स दे रखा हो तो फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे। और जब टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है तो कैसे लिखते हैं? जब फ्लक्स देगा तो ऐसे लिखेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड देगा तो कैसे लिखेंगे? यही है ना, फैराडेज लॉ है ना। ओके, तो अब क्या है यहाँ पर? E डॉट dl कितना आएगा? कितनी दूर निकालना है आपको फील्ड? चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है? R पर। तो E इंटू 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू माइनस डी पाई बाई डी टी। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? माइनस 1 ओवर 2 पाई R, ओके, 1 डिवाइड बाई 2 पाई R डी दिस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो फोर्स कितना लगेगा उस पर? फोर्स चार्ज Q, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q इंटू E। तो फोर्स लगेगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई R डी पाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 5। इसको यहाँ तक कर लिया, फोर्स तक पहुंच गए। अब निकालो टॉर्क। टॉर्क ऑन चार्ज, जितना टॉर्क चार्ज पर लगेगा उतना ही टॉर्क डिस्क पर लगेगा। टॉर्क का वैल्यू क्या है? R क्रॉस F। कितनी दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से चार्ज? कैपिटल R डिस्टेंस पर है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी R है देखो, और ये R है, कैंसिल हो जाएगा नहीं, क्या बचेगा? माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 पाई डी पाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 6। तो अब तक पहुंच गए। नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। तो क्या होता है टॉर्क? टॉर्क इज माइनस, नहीं प्लस ही होता है, dl बाई dt, जो कि किसके बराबर है? माइनस Q ओवर 2 पाई डी पाई बाई dt। रिमूव द टाइम डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा ये? इसके ऊपर से ये भी हटा दो वेक्टर, कितना हो जाएगा? dl माइनस Q ओवर 2 पाई डी पाई। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जितने टाइम में एंगुलर मोमेंटम एक्वायर करेगा L, 0 से L, उतने टाइम में फ्लक्स हो जाएगा कितने से कितना? 5 से 0। जितने टाइम में वो डिस्क रोटेट करके एंगुलर मोमेंटम L एक्वायर करेगा, इन द सेम टाइम फ्लक्स विल डिक्रीज टू 0। So what is the value of L? Angular momentum is Q pi divided by 2 pi. Equation number 7. Q pi over 2 pi. ये उसका कैलकुलेशन था। Now my question is, what is the direction of L? What is the direction of L? L का डायरेक्शन वही होता है जो
टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, या एल जो होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ या आर क्रॉस पी, बताइए किधर आएगा? आर किधर है हमारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर किधर है? आर का डायरेक्शन इधर है ना, ये किसका डायरेक्शन है? आर, और फोर्स का डायरेक्शन कैसे है? यू। किधर है आर क्रॉस एफ? फाइव। ठीक है। अपवर्ड आया, डाउनवर्ड आया, इस तरफ आया, इस तरफ आया, या घूमता हुआ है? बोलो। अपवर्ड। आर क्रॉस एफ, देखो ना, आर इस तरफ है और एफ इस तरफ है। आर क्रॉस एफ राइट हैंड ग्रिप रूल से, आर क्रॉस एफ राइट हैंड ग्रिप रूल, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड लिख सकते हो आप, चल सकते हो। एल वुड बी अपवर्ड, जो भी डायरेक्शन हो, जेड हो या जो भी हो, उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, same type of question 31 is there. ये थोड़ा सा डायग्राम पर गड़बड़ है इसमें, इसको ऐसे होना चाहिए। ये मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायग्राम सही से नहीं बना रहता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो डायरेक्शन ऑफ इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब वायर कैरिंग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। कितनी रेडियस का सर्कुलर लूप है वो? रेडियस आर का, ऐसे, ओके, रेडियस आर का सर्कुलर लूप। It is then suspended horizontally with non-conducting spoke so that it is free to rotate. यहाँ किसके अबाउट फ्री टू रोटेट है? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, आगे क्या कहता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द सेंट्रल रीजन अप टू रेडियस ए। कहां तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया? पूरे में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ। कहां तक है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अप टू ओनली रेडियस ए, जो किससे कम है? आर से। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक लगाया गया है? सिर्फ इतने एरिया में, इतने रेडियस। ठीक है, ए क्या है? आर से कम है, देखो, अप टू रेडियस ए। ठीक है ना, जो क्या है? आर से कम है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ए रेडियस तक है। पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम इंपार्टेड टू द लूप एंड फील्ड इज टर्न्ड ऑफ, ये लगाना भूल गया। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्न्ड ऑफ इज गिवन बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां तक? अप टू रेडियस ए। ठीक, तो कैसे किया था पहला पिछला क्वेश्चन? भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है? प्लस 0 होना। पिछले जैसा क्वेश्चन है या नहीं? बिल्कुल सेम है, प्लस 0। वही करो आप, प्लस को 0 करो लास्ट में, तो देखते हैं पहले क्या करना है। पहले क्या किया था मैंने? दो मैग्नेटिक फील्ड मैंने सबसे पहले निकाला था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में निकाला फोर्स, तीसरे स्टेप में निकाला टॉर्क, और चौथे स्टेप में निकाला एंगुलर मोमेंटम। तो पहला टास्क क्या है हमारा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस बार फ्लक्स नहीं है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है, इसी में क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस हियर। ओके, सो टेल मी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालोगे? आप पहले बताओ। ये जो वायर जो लूप दे रखा है उसकी चार्ज कितनी है? लैम्डा। तो यू विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर? यू विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द लूप। लूप के ऊपर निकालोगे E इनटू क्या? 2 पाई, रेडियस कितनी है लूप की? R। ओके, अब चूंकि हमें इसका टाइम डिपेंडेंस नहीं पता कि स्विच ऑफ कितनी देर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। ओके, तो इसको ऐसे छोड़ दिया। यहाँ क्या लिखो? पाई। एरिया, हाउ मच एरिया? ये तो वेक्टर हट जाएगा डॉट के बाद।
हाउ मच एरिया शुड बी देयर? पाई ए स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर सही है? पाई आर स्क्वायर सही नहीं है। क्यों? पाई ए स्क्वायर, क्योंकि क्या क्या है वो नेगेटिव कहां तक है? ए रेडियस तक। तो पाई ए स्क्वायर आएगा राइट साइड में, देख लो भाई, और लेफ्ट साइड में आ आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक कहां निकाल रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक कहां कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक लाइट डिस्टेंस आर। करो जरा इसको, कितना आया? ई कितना आया? ई आता है, यहां लिखता हूं, ई कम आउट टू बी माइनस डाइवर बाय डाइवर टी। ओके, पाई से पाई कैंसिल, ए स्क्वायर बाय 2r। ओके, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसको आप z कह रहे थे तो बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, पिछली बार की तरह ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब है -5। अगर आप इसको z कह रहे हो तो, इसको आप z कह रहे हो तो ये -5 होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑन द लूप, लूप के ऊपर फोर्स। फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है Q इंटू E। फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताओ, जो चार्ज है वो कितना है? चार्ज किसकी फॉर्म में है? चार्ज तो भाई लैम्डा की फॉर्म में है। तो कितना लैम्डा से आप क्या बनाओगे? चार्ज कितना? 2 पाई ए आर, आर आर रेडियस का लूप है ना, इंटू ए स्क्वायर बाय 2r माइनस डेबर बी बाय डेबर टी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो फोर्स कितना आ जाएगा? अभी फोर्स आ जाएगा माइनस लैम्डा, पाई बचेगा, चलिए पाई बचेगा, ए स्क्वायर बाय आर तो कैंसिल हो गया ना, है ना, हो गया, डेबर बी बाय डेबर टी पाई का। इक्वेशन नंबर 2, फोर्स निकल गया। अब आ जाओ टॉर्क पर। टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क कैसे निकलता है? टॉर्क निकलता है आर क्रॉस एफ से। आर का वैल्यू कितना लगेगा? आर का वैल्यू लगेगा कैपिटल आर। ओके, कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा पाई ए स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डेबर बी बाय डेबर टी। व्हाट डायरेक्शन? टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन बताओ भाई। ओके, माइनस पाई है। ओके, तो कितना हो जाएगा भाई? आर, आर को किसी तरह यूज करेंगे? एफ कैप की तरह। इसको हम यूज करेंगे किसी तरह? एफ कैप की तरह सिलेंड्रिकल सिस्टम में। क्रॉस फोर्स की डायरेक्शन में दिख रहा है आपको -5, तो किधर आएगा आंसर? एफ क्रॉस 5 -8। इक्वेशन नंबर 3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, जो हमें चाहिए। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क टाउ इज dl by dt, implies that dl by dt या पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो फिर देखते हैं। हाँ, माइनस लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ओके, देन डेबर बी बाय डेबर टी। तो जब इंटीग्रल होगा तो होगा dl माइनस लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर डेबर बी। जितने में एंगुलर मोमेंटम बढ़कर 0 से l होगा, उतने में मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ होकर b से 0 हो जाएगा। इससे हमारा जो l आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर इंटू बी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? प्लस जेड या माइनस जेड? डायरेक्शन होगी प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 4, तो लैम्डा इंटू पाई ए स्क्वायर रेडियस इंटू बी, ये आंसर। सर व्हेन कैलकुलेशन में नेगेटिव ले रहे तो फिर माइनस साइन साथ में क्यों दे रहे हैं? मैंने सिर्फ डायरेक्शन को हटाया है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो मैं इसको रख सकते हैं, आप यहाँ कर लीजिए इसको, आप ऐसे छोड़ दीजिए। ओके, अपने आप आ जाएगा। ओके, किया जाएगा। क्या आ रहा है? लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर बी, लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर बी,
तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। ये चाहे आप क्या करो, यहाँ पर आप डायरेक्शन को छोड़ ही दो, तब भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो, ये जो है ग्रीन जो एरो है वो किसका डायरेक्शन शो कर रहा है? ग्रीन एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा जो इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। तो किधर आएगा बताओ? आर क्रॉस एस डाउनवर्ड डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हट रहा है, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा देखता हूँ मैं एक बार। हो +5 तो ऐसे होता, अरे भाई उल्टा दिखा दिया हमने। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज लगा। लूप भी मिट गया, रुक जाना, इसमें कंट्रोल Z भी नहीं होता है। ठीक है, इस पर जो इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन होगा वो गलत बना दिया था मैंने। ये होगा, क्यों होगा अभी समझाता हूँ, पहले मैं पीछे भी जाकर देखूँ एक बार। यहाँ सही दिखा रखा है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया है देखते हैं जरा। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो डायवर B बाय डायवर T है, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव? आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने भाई ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। ये +5 है या -5 है? +5। वाई? जबकि यहाँ आपको माइनस दिख रहा है। वाई? इट इज सो, क्योंकि आपको पता है डायवर B बाय डायवर T क्या है स्विच ऑफ होने पर? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोलिए। नेगेटिव। तो एक नेगेटिव पहले से यहाँ पर है और एक इसमें से आएगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता घट रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। इसलिए कैसा आंसर आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो अब आप करके देख लीजिए आर क्रॉस एस से, इट वुड बी अपवर्ड। अपवर्ड मतलब प्लस। तो ये था दो क्वेश्चन किस तरह रिलेटेड थे। सर ये क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ बताओ सर, आपने जो मतलब वो डायग्राम काटा है वैसे नहीं हो कि जैसे डायग्राम एक्चुअली अभी वर्टिकली में दिखा रखा है वैसे रहे तो क्या होगा आंसर? अब तो 0 होगा ना, प्लस होगा ही नहीं। एक सर आपने एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव फाइल लिया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, एक्चुअली कॉल आ गया। हाँ, आप पूछ रहे थे कि अगर हम इसको ऐसे ही रखें तो क्या होगा, है ना? तो एक बार बताइए, ये मान लिया आपका y है और ये z है और ये x है। अभी आपको ये वाला जो लूप लग रहा है कौन से प्लेन में लग रहा है? बोलिए, इन व्हाट विच प्लेन डू यू थिंक दिस लूप इज? ये जो लूप है ये कौन से प्लेन में लग रहा है आपको? YZ में, YZ प्लेन में लग रहा है। और मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में जा रहा है? Z में जा रहा है। तो कितना फ्लक्स पास होगा बताना इससे अभी? 0 फ्लक्स पास होगा या नहीं?
और जब जीरो ही फ्लक्स पास होगा, बाद में स्विच ऑफ कर दोगे तो भी जीरो ही होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डी होगा तब भी जीरो फ्लक्स, और बाद में जब मैग्नेटिक को स्विच ऑफ कर दोगे तब भी जीरो। और सर एक्स में होगा तो या नहीं? फ्लक्स सर एक्स में होगा तो कैसे आ सकता है आप बताइए ना, पूछने का मतलब क्या हुआ? तो अगर आ गया तो आ गया तो जीरो कर देना भाई, ये कर देना। नहीं सर, मतलब फ्लक्स फिर एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो किसमें जाएगा? एक्स में। तो बिल्कुल सेम एनालिसिस होगी ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स में जाने लगे यूं तो बिल्कुल सेम एनालिसिस होगी जो जेड के लिए की मैंने। बात समझ में आई नहीं? हां। अब क्या होगा? तब आपको जेड को एक्स ही तो बनाना है, नथिंग एल्स विल चेंज। सर आपने यहाँ पे अभी डायरेक्शन चेंज की है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने फाई की आप तो चेंज नहीं किया, पहले भी यही लेके हमने सारा सॉल्व किया। देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो प्लस फाई में होगा या माइनस फाई में होगा, इतना ही तो होगा ना बस। यस सर, तो आपने पहले भी प्लस फाई किया था, अभी फिर से प्लस फाई है। हाँ प्लस फाई है ना ये डायरेक्शन, तो क्योंकि आपको पता होगा अगर हम अपने फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को प्लस फाई में घुमाएं तो हमारा थंब किधर जाता है? अपवर्ड्स। प्लस जेड में जाता है। यस सर। अगर आप अपनी फिंगर को प्लस फाई में कर्ल करोगे तो प्लस जेड में जाएगा। तो हो सकता है मैंने गलती से प्लस फाई को ही एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया होगा। ओके, ये ही प्लस फाई है, ये जो डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई है ये प्लस फाई डायरेक्शन, यस, जो कि मैथमेटिकली भी सही है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में जो प्लस में चेंज हो रहा था d5/dt वो भी नेगेटिव होगा मतलब? हाँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, मुझे पता है ना कि वो नेगेटिव आएगा, इसीलिए तो मैं क्लॉकवाइज उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ डायरेक्शन, है ना यहाँ तक। आई नो इट बिफोर हैंड, है ना, मुझे पता है वो पहले से, इसलिए मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पता है, आई नो दैट। अभी मैं क्या है माइनस ये वाला तो ये वाला माइनस प्लस फाइव हो जाएगा। अगर कहीं पर ये पता नहीं होता है घट रहा है बढ़ रहा है तो हमें ऐसे छोड़ना पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है ना जिसमें हमें पता नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है टाइम के साथ या बढ़ रहा है, जब हमें पता ना हो कि घट रहा है बढ़ रहा है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते, लीव दैट लाइक दैट। ओके सर। बताइए सर एक बार फिर से उस स्लाइड पे कर दोगे? अब ये बाद में पूछ लेना आप, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी से। ओके सर। इनफाइनाइट सोलेनॉइड कैरी द टाइम वेरिंग करंट, ओके, विद k नॉन कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो देखिए यहाँ पर दिस इज इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड। कितनी रेडियस का है? कुछ भी रेडियस मान लो इसकी, आप r मान लो, a मान लो, r मान लो। अब व्हाट विल हैपन, आपको क्या करना है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जबकि इस सोलेनॉइड में कैसी करंट फ्लो कर रही है? स्टेडी करंट फ्लो कर रही है, नॉन स्टेडी करंट फ्लो कर रही है? कांस्टेंट। r रेडियस पर निकालना है और r जो है ज्यादा किससे? r से, कैपिटल R से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आपने ऐसे किया होगा कहीं पर कल या परसों E.dl निकलवाया होगा मैंने सोलेनॉइड के बाहर, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा बाहर के लिए E आउट वो आएगा 2πr, यहाँ स्मॉल r आएगा, r डिस्टेंस आप निकाल रहे हो। बट इस तरफ मैग्नेटिक कितना होता है? ये मैग्नेटिक कहाँ तक रहता है? यहाँ जो मैग्नेटिक होता है B इन, वो कितना होता है? B इन म्यू नॉट NI होता है Z। ओके, तो ये मैग्नेटिक कहाँ तक है? कैपिटल R तक है। तो म्यू नॉट N, टाइम डेरिवेटिव किस पर आएगा अभी? करंट के ऊपर, क्योंकि करंट टाइम डिपेंडेंट हो गई है, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वुड बी माइनस म्यू नॉट N, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर बाय 2r डेबर I बाय डेबर T पाई कैप। अब मैंने पाई कैप क्यों लगा दिया फिर से? बिकॉज़ आई कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग दैट डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बाहर? ओके, अब ये करंट कैसी करंट है? टाइम डिपेंडेंट, स्टेडी है, नॉन स्टेडी है? टाइम इंडिपेंडेंट। इट इज टाइम डिपेंडेंट करंट, सो इट इज नॉन स्टेडी। नॉन स्टेडी करंट है, मैग्नेटोस्टैटिक्स पर नहीं लगा सकते आप। ओके, अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? इसके प्रपोजल आ रहा है, अब देखेंगे आगे। हम एक चीज पढ़ेंगे क्या कि कर्ल ऑफ बी मॉडिफाई हो जाएगा म्यू नॉट जे के साथ, या मैं ज्यादा कुछ नहीं बताता हूं आपको, सिर्फ इतना बताता हूं, ठीक है? इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आगे हम इसको प्रूफ भी करेंगे। ओके, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके प्रपोजल होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ। एक आगे पढ़ेंगे आप, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेक्टर मत लगाओ क्योंकि वेक्टर दोनों का अलग अलग होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हैं? ये इक्वेशन क्या कहती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इक्वेशन से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये कौन सा लॉ है? दिस इज फैराडेज लॉ। और ये कौन सा लॉ है? दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। आगे आएगा। आपको किसका यूज करना है? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड। ये वाला। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी आउट, वो किसके प्रपोजल होगा? वो होगा टाइम डेरिवेटिव ई आउट। क्लियर? अब जो ई आउट है वो किसके प्रपोजल है? गो बैक एंड सी, वो है टाइम डेरिवेटिव ऑफ बी के प्रपोजल। तो यानी कि ये किसके प्रपोजल हो गया? बी आउट किसके प्रपोजल हो गया? बी इन। बोलिए, या डबल हो गया ना डेरिवेटिव? इट इज डबल डेरिवेटिव। तो किसके प्रपोजल हो गया? करंट के डबल डेरिवेटिव के। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये इंड्यूस्ड वाला है या नहीं? ये इंड्यूस्ड वाला है। ये इक्वेशन आप समझ लो। जैसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वैसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। उस मैग्नेटिक को इंड्यूस कौन करता है? टाइम चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके प्रपोजल है? डबल हो गया ना डेरिवेटिव? ये हो गया। ओके, अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में ट्रिकली क्या कहा है एग्जामिनर ने? AT स्क्वायर। तो इसका डबल डेरिवेटिव लेना जरा। 10 I is AT स्क्वायर। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, सिंगल डेरिवेटिव तो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डबल डेरिवेटिव देता है मैग्नेटिक फील्ड। हो गया? ए क्लियर होगी बात? तो अब बताओ, बी आउट विल बी जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो ना? बोलो। किस डायरेक्शन में होगा? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई? ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नहीं होगा, बिल्कुल भी ए नहीं होगा। कौन सा होगा? डी होगा। समझ गया नहीं? अब मैं आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्यों पढ़ाया? मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैंने आपको ये पढ़ाया होगा, बी इन म्यू नॉट एन आई और बी आउट जीरो, ऐसे पढ़ाया है मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपने। मैंने तो मैं आप क्यों कह रहा हूँ बी आउट नॉन जीरो हो गया? बस बताइए जरा। तो वही स्टडी करंट थी वहां पर, जो स्टेडी करंट, वहां पर जो आई था, दिस इज ट्रू व्हेन दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू इफ आई इज व्हाट? स्टेडी। स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है उसमें टाइम डिपेंडेंस ना हो। टाइम डिपेंडेंस नहीं होगी तो अपने आप क्या होगा? ये वाला अपने आप से जीरो हो जाएगा। अगर मैं अब भी कोई स्टेडी करंट ले लूं यहाँ पर, तो टाइम इंडिपेंडेंट क्या हो गया? तो सॉरी, टाइम डेरिवेटिव क्या हो गया? जीरो। जीरो होने से अपने आप जीरो हो जाएगा। नहीं हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, ये तो इसमें ये आंसर आएगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो और बाहर जीरो होता है, तो ए ऑप्शन लगाकर निकल लो, बट ये सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है। अगर इसमें ऐसे दिया होता क्वेश्चन, करंट दी होती AT, तो क्या होता? ये ऑप्शन सही होता है ना? ओके, अब बताओ डाउट। आगे मैं नहीं पढ़ा रहा। 3:30 का करें क्लास? सर डायरेक्शन लेकर बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि जब माइनस आ रहा है तब मतलब डायरेक्शन फाई के साथ कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें बहुत डाउट हो रहा है। माइनस आ रहा है तो आपको चेक करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है। अच्छा, ये माइनस तो नेचुरल आ रहा है फॉर्मूले से, है ना? यस सर। तो यहाँ पे अब हमारा जो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो है +5 डायरेक्शन में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यस सर। सो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो +5 है। ये जो डबल डेरिवेटिव, ये जो टाइम डेरिवेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो ये एक्स्ट्रा माइनस साइन देगा। ये माइनस यहाँ का और एक माइनस जो फॉर्मूले में ऑलरेडी है, ये तो फॉर्मूले में ही है। ओके 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 सर, ओके सर। बात समझे नहीं? ओके, जो हम E डॉट dl वाला जो फैराडेज लॉ है, उसमें तो माइनस यहाँ होता ही होता है या नहीं होता? यहाँ होता है, हमेशा होता है ना। यस सर। अब डेबर बाई डेबर टी जो है ये वाला, ये दो तरह का हो सकता है या एक ही तरह का हो सकता है? बोलिए। डेबर बी बाई डेबर टी जो है ये दो तरह का हो सकता है। कब? पॉजिटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़े, ओके, तो डेबर बी बाई डेबर टी पॉजिटिव, और अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो तो नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन रख सकता है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ शायद किसी क्वेश्चन में, या तो प्लस होगा या माइनस। ओके, डिपेंडिंग अपॉन whether B is increasing with time or decreasing with time। तो फिलहाल क्या लिखा हुआ है? साफ लिखा हुआ है। ओके सर, फिर हम यहाँ पे माइनस सर, तो फिर हम जो F में आगे तो माइनस खत्म हो जाएगा ना ये? अरे भाई, वो dB by dVt मैंने छोड़ा हुआ है ऐसे ही अभी।
जब मैं इसको खत्म करूंगा डी बाई डी टी को तब करूंगा ना माइनस को खत्म, तो अभी तो नहीं करूंगा। ओके ओके सर, ठीक है। एक मिनट सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। हेलो, हाँ जी बताइए सर 12th स्लाइड। ये वाला स्लाइड सर 1 से शो कर दीजिए सारी स्लाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 14 यहाँ तक। और बताइए सर एक क्वेश्चन नंबर 30 में आइए जरा। स्लाइड बताओ। सर स्लाइड पीछे। हाँ ये हाँ सर इसमें जो ई का डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर सर इसको थोड़ा सा हो रहा है इसमें सर ये फाई के डायरेक्शन में होगा। फाई के डायरेक्शन में क्यों होगा? फाई का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता सर वेक्टर फॉर्म में ये कौन सा डायरेक्शन इसका होगा? ये बी का होगा, प्लस Okay. स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ ई का डायरेक्शन। ई का डायरेक्शन तो ये है। नहीं अगर वेक्टर फॉर्म में अगर इको लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई कैप लिख देंगे, अगर इसको जेड लिख रहे हो आप तो ओके फाई सर। कैप। दो फाई हो जाएंगे ना, इसलिए अवॉइड किया मैंने उसको। आपको लगेगा ये वाला फाई और ये वाला फाई सेम है, फाई मतलब प्लस है ये फाई, इसलिए मैंने अवॉइड किया। ओके सर ओके फाई का मतलब फ्लक्स है, इसमें यहाँ जो देख रहे हो आप, यहाँ फाई का मतलब फ्लक्स है, ना कि फाई का मतलब एंगल है। ठीक है हाँ एक साथ लगता है। और बताओ। और बताइए सर जैसे टी के साथ जब बी बढ़ता है तो ई का डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये कोई रटने वाली बात नहीं है। ओके जी अगर मैग्नेटिक नीचे लगा दिया सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक नीचे को लगा हुआ होगा हाँ सब कुछ उल्टा हो जाएगा, फिर ऊपर से देखने को है ना। ओके सर। हाँ सर एक बार आप अलग अलग केस लेके ना वो डायरेक्शन थोड़ा बता दीजिएगा सर नेक्स्ट क्लास में। सर डायरेक्शन को लेके हाँ सर इसको समराइज अगर करा देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि आंसर तो निकल जाता है लेकिन डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ठीक है। और बताओ सर कितनी क्लास का सिलेबस और बचा है? मैं यार ऐसे कुछ नहीं बता सकता अभी। ये है कि ठीक है ना, चलता रहे तो फिनिश कर सकते हैं इसी मंथ में आप। सही डायनामिक्स काफी बड़ा है तो मैक्सवेल इक्वेशन कब स्टार्ट होगा? बस इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट होने के बाद ये टॉपिक है, ये असाइनमेंट हम खत्म करेंगे, फिर अगला उसी से रिलेटेड है सारा। ठीक है और बताओ। ठीक है फिर ठीक है सर।